नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर अपराधियों ने एक महिला को गोली मारी है। दरवाजे पर बैठी महिला पर फायरिंग की गई है। नाम पूछकर फायरिंग की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। सुनैना सिन्हा पर जानलेवा हमला किया है। तो महिला उस वक्त दरवाजे पर बैठी थी जिस वक्त फायरिंग की गई। नाम पूछकर महिला पर फायरिंग की गई है। गोली मारकर अपराधी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। कुढ़ैनी के बलौर डी की पूरी घटना। निजी अस्पताल में फिलहाल महिला का इलाज जारी है और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको मुजफ्फरपुर से दे रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, हमले की वजह क्या कुछ है? जी, अब तक इस मामले को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। जब मैंने बात की है तो पुलिस ने बताया कि महिला में उसके बाद ही कुछ जानकारी मिल पाएगी। हालांकि जिस तरीके से घर पे हमला हुआ और दो नकाबपोश अपराधी बाइक से और नाम पूछकर गोली मारा गया है, तो ये आपसी रंजिश बता रहा है कि आपसी कोई विवाह होगा जिसको लेकर उन पर। बिल्कुल, चलिए प्रियांक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। सुनैना सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कुढ़ौनी के बेलोर डी की पूरी घटना, और जिस वक्त महिला पर हमला किया गया, महिला को गोली मारी गई, उस वक्त महिला अपने दरवाजे पर बैठी थी। पहले अपराधियों ने उनसे उनका नाम पूछा और उसके बाद फायरिंग की। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर सुनैना सिंह पर जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। गोली मारकर अपराधी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां पर छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर झड़प और फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना पिरबहोर थाना क्षेत्र के मुसलहपुर हाट की है। यहां यादव गली में छात्रों के दो गुटों के बीच लॉज में रहने के दौरान शोर शराबा होने के मसले पर विवाद हो गया। छात्रों के दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए और इसी दौरान जमकर फायरिंग की घटना सामने आई। स्थानीय लोगों की अगर माने तो 10 से 15 राउंड फायरिंग की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस 4 से 5 राउंड फायरिंग की बात कह रही है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। तो पटना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छात्रों की ओर से फायरिंग की गई है। 10 से 15 राउंड यहां पर छात्रों के दो गुटों की ओर से फायरिंग की गई है। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक छात्र जो पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, और वो यहाँ पे लॉज में रहता है, उसके ऊपर वाले हिस्से में कमरे में कुछ लड़के शोर शराबा कर रहे थे, तो उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। ये कल रात की बात है। तो दिक्कत आने के दौरान जो है इन्होंने जा कर के मना किया कि इस तरह से शोर शराबा मत कीजिए, हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इसको लेके वो आक्रोशित हो गए और उस वक्त उनके बीच आपस में झड़प हुई थी। फिर सवेरे वो अपने ग्रुप के साथ आकर के इसको थ्रेट किया था कि तुमने ऐसा क्यों किया है, बार बार जो है हम लोगों को डिस्टर्ब मत किया करो, हम लोग आपस में, मेरा कमरा, हम जैसे चाहें वैसे हल्ला करेंगे। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर फर्जी सुरक्षा गार्ड रैकेट का खुलासा किया गया है। सुरक्षा एजेंसी में तैनात गार्ड फर्जी बताए गए हैं। गार्ड के पास हथियार भी अवैध पाए गए हैं। मामला 27 जून का है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर चौक के पास एक्सिस बैंक एटीएम में कैश डालने के दौरान कैश वैन के सुरक्षाकर्मी नंदकिशोर यादव की बंदूक से एक फायर हो गई, जिसमें सुरक्षाकर्मी खुद जख्मी हो गया। मामले की जांच में यह खुलासा हुआ कि सुरक्षाकर्मी नंदकिशोर यादव अपने परिजन के नाम पर बंदूक लेकर ड्यूटी कर रहा था। आगे की जांच में यह खुलासा हुआ कि कटिहार में अलग अलग बैंक और कैश वैन में ड्यूटी करने वाले
कई सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से फर्जी हैं। उनके पास जो भी बंदूक है उनके पास लाइसेंस नहीं है। एसपी के मुताबिक रियल सिक्योरिटी और कमांडो सिक्योरिटी एजेंसी के 4 ऐसे गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 4 बंदूक, 10 जिंदा गोली, बंदूक के फर्जी लाइसेंस पाए गए हैं, जिसमें फर्जी आई कार्ड भी यहां पर पुलिस ने बरामद किया है। देख लिए अपने आप फायरिंग कैसे अपने आप क्या लिए हुए था तुम? पैसा नहीं कुछ नहीं, तो फायरिंग किस चीज़ से हो गया? गोली से। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई तो देखा कि बैंक में जो पैसा जमा करने वाले आते हैं, हाँ कैशमैन, उसके जो राइफलधारी होते हैं उनका खुद से ही गोली चल गई। शायद रिवॉल्वर छूट गया, राइफल छूट गया या जो छूटी, बस हाथ से देखे ब्लड जा रहा था। इसमें एक फर्जी सिक्योरिटी गार्ड जो कंपनियां जो चला रही हैं उसका खुलासा हुआ है। जो भी इसमें है 4 लोग हैं, उन चारों लोग को जो है हम लोग विधिवत गिरफ्तार किए हैं और चारों का जो राइफ़ल है उसको भी जो हम लोग विधिवत जब्त किए हैं। ये सभी राइफ़ल जो है इल्लीगल हैं। और देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक होने के दावे के बीच अब प्रतीक चिन्ह पर सियासत छिड़ी हुई है। बीजेपी मौजूदा लोगों में बदलाव चाहती है, जबकि जेडीयू और आरजेडी में इससे सहमति नहीं है। जाहिर है इस बार लड़ाई लोगों पर है। रिपोर्ट देखिए। ये है बिहार विधानसभा परिसर में नवनिर्मित बिहार का प्रतीक चिन्ह। इस प्रतीक चिन्ह को लोकसभा के सेंट्रल हॉल में लगे प्रतीक चिन्ह के जैसा ही बनाया जा रहा है। नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण 12 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बिहार सरकार के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बीजेपी ने बिहार के प्रतीक चिन्ह को ही बदलने की मांग की है। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने मौजूदा प्रतीक चिन्ह के बजाय लोकसभा के सेंट्रल हॉल में लगाए गए प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करने की मांग की है। जो सेंट्रल हॉल में और लोकसभा में प्रदर्शित किया गया है, जिसके अंतर्गत बौद्ध वृक्ष का और पाटलिपुत्रा के दीवार का जो सिंबल चलता है वो एकीकृत करते हुए साथ ही साथ स्वस्तिक का जो मार्क है वो भी समाहित करते हुए जो लोगो वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है सेंट्रल हॉल और लोकसभा के अंतर्गत, बिहार में पहले से भी चल रहा था बहुत। बीच के इसमें जो अभी वर्तमान लोगो जो प्रयोग में हो रहा है, तो माननीय बिहार सरकार से प्रस्ताव किया और मांग की कि जो लोगो सेंट्रल हॉल में है उसी लोगों को फिर से बिहार सरकार अपनाने का काम करे। इस वक्त बिहार में दाहिनी तरफ दिखने वाला लोगो प्रयोग में लाया जा रहा है। बिहार का लोगो है वह पेड़ जिसमें 18 पत्ते हैं। इस पेड़ के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह है। पेड़ पर 2 मालाएं टंगी हैं। पेड़ एक बॉक्स में है। लोगो बदलने की बीजेपी की मांग पर जेडीयू और आरजेडी दोनों ने ऐतराज जताया है। देखिए, बिहार में कुछ नहीं बदलेगा, न तारीख बदलेगी, न प्रतीक चिन्ह बदलेगा, न किसी शहर का नाम बदलेगा। ये सब गलतफहमियों में अगर कुछ लोग जी रहे हैं तो जीने दीजिए। उनको बता दीजिए कि यहाँ के लीडर नीतीश कुमार हैं, जो बदलने में नहीं बनाने में यकीन रखते हैं। नई चीज़ें बनाते हैं, पुरानी चीज़ों को बदलते नहीं है। हमारा प्रतीक चिन्ह जो बिहार का है वही रहेगा। देखिए, जो पहचान है, जो धरोहर है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। ये संविधान, नियम और कानून अपने तरीके से चलता है। बहरहाल अब प्रतीक चिन्ह पर बीजेपी जेडीयू की राय अलग अलग है, जबकि आरजेडी और जेडीयू की राय एक है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां पर रांची में अवैध शराब कारोबार का खुलासा हुआ है। 5 लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 ट्रक शराब बरामद की गई है। खेलगांव इलाके में शराब का गोदाम था और कारोबार में पंजाब के शराब माफिया शामिल हैं। कबाड़ी कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में ये कारोबार फल फूल रहा था। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस छापेमारी अभियान में जुटी हुई है।
तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर खेलगांव इलाके में शराब के गोदाम में पुलिस ने दबिश दी और यहां पर पंजाब के शराब माफिया इस कारोबार में शामिल हैं। कबाड़ी कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में शराब का कारोबार चल रहा था। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। रांची में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है, जहां पर 5 लोग गिरफ्तार किए गए और 2 ट्रक शराब बरामद की गई है। प्राप्त हुई थी अवैध शराब व्यापार से संबंधित, उसी सूचना के आधार पर यहाँ पे रेड किया गया पुलिस के द्वारा और जो कुछ यहाँ पे मिला है वो लगभग आप देख रहे हैं। कुछ पैक्ड शराब की बोतलें हैं और बहुत बड़े पैमाने पे खाली बॉटल्स हैं। कुछ वर्कशॉप है की भी जगह देखने को मिल रही है जिसमें कि पुराने बॉटल्स को स्टरलाइज करके नया बॉटल बनाने की प्रक्रिया की जाती है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? जी, बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसमें साफ तौर से जो वरीय अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि इस जो भी लोग इसके पीछे उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन बता दें कि जिस तरह से कबाड़ी की दुकान की आड़ में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, वो ये बताने को काफी है कि जो शराब माफिया हैं जो इस तरह के कारोबार में लिप्त हैं, वो उनकी जड़ें जो हैं वो काफी मजबूत हैं और कहीं ना कहीं पुलिस और को वो चकमा देने के लिए तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाए हुए थे। लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तमाम चीजों का भांडाफोड़ किया है। वहीं जो पूछताछ हुई है उसमें ये बातें सामने आई हैं कि कई लोग इसके पीछे हैं जो पंजाब से भी जुड़े हुए हैं और उनका पंजाब में जो शराब के बड़े माफिया उन तमाम लोगों का कनेक्शन इस चीज में है। ओम प्रकाश, कितने वक्त से ये सब चल रहा था, इसके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? जी, फिलहाल अभी ये कहना थोड़ा सा ये होगा कि कितने वक्त से चल रहा था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है काफी लंबे वक्त से चल रहा था। लेकिन पुलिस को ये सूचना जब मिली है उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आ पाई हैं। जी ओम प्रकाश, इस कारोबार में पंजाब के शराब माफिया भी शामिल है, तो क्या आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ऐसा देखा जा सकता है कि रांची पुलिस पंजाब में जाए और कार्रवाई करे? जी बिल्कुल, जिस तरह से इसमें पंजाब के जो शराब माफिया उन तमाम लोगों का नाम भी सामने आया है और कहीं ना कहीं उनके तार भी वहां से जुड़े हैं, तो हो सकता है कि रांची पुलिस इस पूरी कार्रवाई में की जो जांच है वो पंजाब तक भी पहुंचे या फिर। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और एक बार फिर पटना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया बारूद पेशी से पहले ही फट गया, जिसमें एक दारोगा सहित 3 लोग जख्मी हो गए। बाद में एटीएस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और बारूद को नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद पटना पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 25 जून की हैं, जब पटना के पटेल छात्रावास से तबाही के 7 डब्बे मिले थे। लेकिन सबसे खतरनाक थे ये 2 डब्बे, जिनमें 550 ग्राम पीले रंग का बारूद मिला था। दोनों डब्बों के हिसाब से 1100 ग्राम विस्फोटक और साथ में 200 ग्राम सूतली भी मिली थी। माना जा रहा है कि इन बारूद के डब्बों से अग्निपथ के नाम पर बिहार को फिर से धधकाने की साजिश थी। बारूद के इन्हीं डब्बों की जांच के परमिशन के लिए इन्हें लेकर बिहार पुलिस पटना के सिविल कोर्ट लेकर आई थी, लेकिन विशेष जांच की शाखा में बम टेबल पर ही फट गया। सुनिए इस घटना में घायल जांच अधिकारी मदन कुमार की जुबानी पूरी कहानी। बारूद बरामद हुआ था पटेल छात्रावास से, उसी को जांच कराने के लिए आदेश लेने के लिए सिविल कोर्ट गए थे, उसी पर फट गया। आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर कोर्ट में बारूद कैसे फटा, किस वजह से फटा,
क्या बारूद अपने आप फट सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने। किसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना होता है, जांच करवाने हेतु भेजना होता है, तो उसको पर दर्ज के नमूना को लेकर आए थे यहाँ से कोर्ट से परमिशन प्राप्त करने के लिए, और इसी क्रम में जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स उसको फॉरवर्ड करवाने के लिए प्रदर्श को हाथ में पकड़े हुए थे, तो संभवतः गर्मी की वजह से जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से उस पर ब्लास्ट हो गया, जो डिब्बा में उसको रखा गया था। सफाई भले ही पटना पुलिस दे रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि बारूद फट भी सकता है, क्योंकि ये वो बारूद था जिसमें अग्निपथ के नाम पर साजिश का पलीता लगाना था। जब विस्फोटक यहाँ पे सिविल कोर्ट में लाया गया था तो आखिर वो सुरक्षित क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विस्फोटक पाउडर के रूप में रहेगा तो उसे कैसे ले जाना है? क्या इसकी ट्रेनिंग पटना पुलिस के पास नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बम स्क्वाड जो टीम थी उसे साथ में क्यों नहीं लाया गया? उसे आखिर क्यों नहीं साथ में रखा गया? जो पाउडर, जो विस्फोटक साथ में लाया गया था, वो विस्फोटक क्या सुरक्षित जो डब्बा होता है जो 3 लेयर का, क्या उसमें रखा गया था? अगर नहीं रखा गया था तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई? सबसे बड़ा जो सवालिया निशान खड़ा होता है कि पूरे विस्फोटक को एक जगह से दूसरे जगह तक जो ले जाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन आखिर क्यों नहीं किया गया? और ये तमाम सवाल जो हैं वो बिहार पुलिस और पटना पुलिस के जो काम करने के जो तरीके हैं उस पे खड़े हो रहे हैं। दरअसल अग्निपथ के नाम पर बड़ी साजिश को लेकर आईवी तक ने अलर्ट किया था। बावजूद इसके पटना पुलिस ने इसे हल्के में क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इधर गंडक का जलस्तर बढ़ने के बाद सारण के पानापुर के पास कटाव तेज हो गया है। बसहिया के पास से कटाव की लाइव तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक पेड़ नदी में समाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। इस इलाके में लंबे समय से कटाव जारी है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से गुहार लगाई है मदद की, लेकिन आश्वासन तो खूब मिला, लेकिन कटाव रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब एक बार फिर से कटाव तेज हो गया है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि किस तरीके से इस कटाव की जद में न सिर्फ पेड़ आ रहे हैं बल्कि आने वाले दिनों में काफी नुकसान भी हो सकता है। पानापुर में कटाव की लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गंडक में कटाव तेज हो गया है, इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से लगातार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।